वेलकम बैक। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो एक मैं पेपर की कौन सी लगता है। अच्छा जी, जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर दो फीलिंग्स को हम जो है वो साथ शेयर कर रहे हैं, यानी कि मेरी नाराज़गी से एक खौफ तारी हो सकता है। तो ये दो चीज़ें हैं, यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्स आ रहा होता है। तो हम एक अगर डॉग की नाराज़गी को हम देख रहे हैं, तो हमारे अंदर जो उसका खौफ डेवलप हो रहा है वो सामने से, यानी कि एक एक्शन से रिएक्शन सामने आ रहा है। ये कॉमन सेंस थ्योरी कहती है। इसके लिए किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कुत्ते को देखेंगे आप, सांप को देखेंगे, तो आपके लिए एक कॉमन सेंस की बात है, एक इंटेलिजेंट डिसीजन है कि जी उससे देख के डर लगेगा। ऐसे ही अंधेरा होगा तो डर लगेगा, अकेले होंगे तो डर लगेगा। जी बिल्कुल, एग्जाम्स जो है वही आपका कुछ जो है एमसीक्यूज होंगे, कुछ यही आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस में ये नहीं पूछूंगे जी कॉमन सेंस थ्योरी क्या है, कॉमन सेंस को एग्जांपल से डिफाइन करें, देन यू डिफाइन एनी एग्जांपल्स। जैसे जो हम डिस्कस जो हम क्लास में कर रहे हैं वही चीज़ है, उससे हटकर कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, वही 25 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और मेरे ख्याल से आज की क्लास है और अब नेक्स्ट सैटरडे की क्लास है, उसके बाद आपके पेपर्स स्टार्ट हैं और फिर आप आराम से जो है वो पेपर जो है कंडक्ट करेंगे। बाकी अपने असाइनमेंट्स और जो है वो क्विज़ेस की तैयारी करें। कभी भी मैं अनअनाउंस क्विज ले सकती हूँ, तो वो मार्क्स आपके जो है वो डिस्प्ले होंगे। यानी कि 25 मार्क्स आपके जो है वो मिड टर्म के हैं, और फाइनल मेरे ख्याल से आप लोगों का 50 मार्क्स का होता है। ठीक है जी, तो अब ज़रा यहाँ पर जो है वो दो चीज़ें हैं, फियर और एंगर। नाराज़गी की वजह से खौफ, अब्बू की नाराज़गी होती है कि अब्बू, एक खौफ होता है कि जी अब्बू वालिद साहब नाराज़ हो जाएंगे, तो जो है ना उसी डर की वजह से आप जल्दी आ रहे होते हैं। ठीक है, वालिद साहब नाराज़ होंगे तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। हमारे अब्बू का हमें ये खौफ हुआ करता था, डर, नाराज़गी का डर होता था कि उनकी नाराज़गी होती थी कि हम जो है वो हेयर कट नहीं करवा सकते थे, या हम जो है लेट नहीं आते थे। तो ये सारी चीज़ें उनकी नाराज़गी की वजह से हमें खौफ होता था कि नहीं घर जल्दी पहुंचना है, ये नहीं करवाना, वो नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक एक्शन से दूसरा रिएक्शन जो है वो कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है। क्यों सलार, क्या ज़रूरत पड़ गई है? मेरे ख्याल से अब इससे ज़्यादा इन डेप्थ हम क्या जो है वो फिजिकल क्लास ले सकते हैं? मुझे बताओ कि सैटरडे में मैं वहाँ पर कैसे आ सकती हूँ, बताओ। यानी इससे ज़्यादा और हम कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं? फिजिकल क्लास में भी यही चीज़ होगी बेटा। मतलब किस लिहाज से बोल रहे हो, मुझे ज़रा डिटेल बताएं आप। क्योंकि आपको पता है बेटा, अभी तो ये सारी चीज़ें, सिचुएशन वैसे इतनी वो है, और दूसरा ये खुद मेरी तबीयत की वजह से भी मैंने जो है मुझे जो है ये था कि मैं जो है वो ऑनलाइन क्लास लूँ। तो ये सारी चीज़ें तो मैं अभी क्लास में डिस्कस कर रही हूँ। क्या आउटलाइन होगी? जो अभी तक पढ़ाया है, दो टॉपिक हमारे हुए हैं, जिसमें जो है वो लर्निंग का है, और पहले जो है वो हमने थ्योरी डिस्कस की थी शुरू में कि बिहेवियर कैसे डेवलप होता है। तो उसी से रेलेवेंट आपके पास सवाल आएंगे। आपके पास ऑनलाइन पेपर है, वो 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 4 से 5 आपके एमसीक्यूज होंगे, जो कि हो सकता है कि 10 मार्क्स के हों या 5 मार्क्स के होंगे। बाकी मार्क्स जो है वो आपके ये क्वेश्चंस के होंगे। तो हर तरह का क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि जो कॉमन सेंस थ्योरी क्या होती है, तो ये कॉमन सेंस थ्योरी को आपने डिफाइन करना है। कॉमन सेंस थ्योरी को आप विद एग्जांपल बता दें। अब एग्जांपल में मैंने कह दिया कि जी कॉमन सेंस थ्योरी में हाउ टू फाइट फियर, तो आप उसकी एग्जांपल बता देंगे। बस इससे ज़्यादा और क्या अब आपने पूछना है? फिजिकल क्लास में आके क्या क्या नया एक्सप्लेन होगा?
मेरे ख्याल से इतनी इन डेप्थ हमारे पास यहाँ पर हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग सब मुझे जो है वो बता रहे होते हैं कि जी मिस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैम एग्जाम्पल्स खुद से दे सकते हैं हम? मीट के बाद तो बेटा वैसे ही रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे, बल्कि मेरे ख्याल से आपका मिड टर्म ही रमज़ान में हो रहा होगा। तो ऑलमोस्ट आपकी जो है वो 7 क्लासेस हो जाएंगी अभी रमज़ान से पहले, फिर उसके बाद आपके बाद का जो चीज़ें रह जाएंगी। इफ़ आई फील बेटर और जो है वो मेरा जो है वो प्रॉब्लम्स सही हो जाती हैं तो आई विल टेक क्लास फिज़िकली, अदरवाइज़ तो ये ऑनलाइन ही मेरे ख़्याल से, क्योंकि कोई हमारी ऐसी कोई अकाउंटिंग की या उसकी तो क्लास है नहीं थ्योरी की, और बहुत अच्छे तरीके से हम ये थ्योरी को भी के भी सेशंस को जो है बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं। इवन आपके अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि आप लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, अपनी जो है चीज़ें बता रहे होते हैं, तो ये बड़ा जो है वो पार्टिसिपेटिव है मेरे लिए। ठीक है जी। तो यानी कि अब एंगरनेस से जो है वो फेयर हम कॉमन सेंस लगा रहे होते हैं कि जी इसकी वजह से, इस बात की वजह से ये कॉमन सेंस ये कह रहा है, या आप ये अचानक ये कह सकते हैं कि जी मैं सभी जो है वो अगर इस मूड में तो ये वाला फैसला कर लेंगी, मिस अभी अभी खुश हैं तो हमें अच्छे मार्क्स दे देंगी, अभी मिस नाराज़ हैं तो अभी ये बात बोलनी नहीं चाहिए। तो यानी कि आपको ये कॉमन सेंस थ्योरी जो होती है ये सिर्फ ये बता रही होती है कि हाँ जी आप जस्ट अपने तौर पर, अपने सेंस के तौर पर जो है वो बिहेवियर जो है वो अखज़ कर ले। जैसे अभी अचानक सलार ने ये कह दिया कि जी मिस फिजिकल क्लास ले लें, क्योंकि वो जानता है कि हाँ हो सकता है कि मिस चाहेंगे तो क्लास ले लेंगी, या हो सकता है कि कोई पॉसिबिलिटी बने, तो कोई पॉसिबिलिटी होगी इफ़ आई फील बेटर और कोई सिचुएशन ऐसी हो तो हम जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। बट अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि हम इतनी प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं कि इससे हट के कोई चीज़ मुझे मुझे नहीं लगता कि जी इस थ्योरी वाली क्लास में जो है वो फिजिकल क्लास की ज़रूरत पड़े। तो आपके पास तो ऑनलाइन ही पेपर होगा, ऑनलाइन आपकी क्लासेस हैं, तो आप आराम से जो है वो ऑनलाइन पेपर्स दे सकते हैं और बाकायदा आपको जो है वो पैटर्न्स बता दिया जाएगा। अब इसके अलावा और कोई सवाल पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि पेपर के हवाले से, ताकि मैं ये नेक्स्ट थ्योरी को जो है वो जनरेट करूँ और ये कॉमन सेंस थ्योरी जो है वो आप लोगों को समझ में आ गई। तो इसके हवाले से जैसे आपके एक्सप्रेशंस, आपकी कॉमन सेंस जो है वो आपको आइडिया दे रहा होता है। जैसे अभी आपको ये पता है कि जो कॉमन सेंस यही कह रहा है कि जितनी गर्मी है तो बाहर जाना बेटर नहीं है। जो है कॉमन सेंस ये है कि जी अगर गर्मी लग गई, धूप लग गई, तो आपने क्या क्या जो है वो रेमेडीज यूज़ करनी है। अजान हो रही है, ज़रा अजान सुन लेते हैं। ये क्या काम है ना मेरा नहीं।
ठीक है जी। अब हम जो है नई थ्योरी की तरफ जा रहे हैं। ये है जेम्स लैंज थ्योरी, या इसको लैंग भी कह सकते हैं, लैंजी भी कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। जेम्स और लैंज दो अलग अलग लोग थे जिन्होंने ये थ्योरी बताई कि थ्योरी ऑफ इमोशंस में हम क्या क्या कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ज़रा हम दे देते हैं कि अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ इमोशन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है ये। इन 1980s जेम्स एंड लैंज इंडिपेंडेंटली प्रपोज आइडिया दैट चैलेंज कॉमन सेंस अबाउट इमोशन। यानी कि इन्होंने ये कहा कि जो कॉमन सेंस ये कहता है कि जो है क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या कॉमन सेंस कहता है कि जी अगर कोई सैड है तो वो रोएगा, कोई एंग्री है तो वो मारेगा, कोई अफ्रेड है तो वो जो है वो कांपेगा। तो ज़रा इसके ऊपर हम रोशनी डालते हैं कि आप क्या इसमें जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या हम जब दुखी होते हैं तो हम रोते हैं, ऐसा है? या जब हम उदास होते हैं तो हम रोते हैं? बिल्कुल, बाज़ाबत दिल आपका इतना उदास होता है कि आपका रोने का दिल करता है। जब आप पेनफुल होते हैं तब आपका रोने का दिल करता है। यहाँ पर बच्चे का उदासी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई ये उदास है तो इसलिए रो रहा है, ये किसी बात से परेशान है तो इसलिए रो रहा है, इसको अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो इसलिए ये उदास हो गया, इसलिए ये रो रहा है। अच्छा, इसको पार्टिसिपेशन नहीं मिली इसलिए ये उदास हो रहा है, तो इसलिए रो रहा है ये। इसका नाम जो है वो गुड बुक में नहीं आया तो इसलिए रो रहा है। ठीक है जी। तो ये सैडनेस जो है वो रोने की तरफ लेकर आती है, ये कॉमन सेंस हमें बता रहा है। तो ये जो जेम्स की थ्योरी थी, जेम्स एंड लाइंज की, तो वो ये कह रहा है कि जी बेटा अजान का ब्रेक नहीं होता, नमाज का ब्रेक होता है। और नमाज के ब्रेक के लिए मैं जो है वो 1:45 आप लोगों को जो है वो फ्री कर देती हूँ। 1:45 या 2 बजे में 10 मिनट होते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम लोग क्लास लेते हैं। जब आपकी जमात, क्योंकि जमात हमेशा जो है मोस्ट प्रॉब्लली मुझे लगता है कि 15-20 मिनट के बाद ही स्टार्ट होती है। तो ये मैं हर दफ़ा जो है आप लोगों को ब्रेक दे देती हूँ, बल्कि ब्रेक क्या देती हूँ, मैं क्लास ही वाइंड अप कर देती हूँ 1:45 या 2 बजे में जो 10 मिनट होती है। तो हम उस वक्त जो है अपनी क्लास वाइंड अप कर लेंगे, आप आराम से नमाज़ पढ़िएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। चलें देखते हैं जैसे ही आपकी जमात का मसला हल होता है। 1:30 पे भी होती है, 1:45 पे भी होती है। जैसे वही वाली बात कही कि जी हाँ, आपकी अम्मी ने आपको डांट दिया, टीचर ने आपको डांट दिया अचानक, तो आप जो है वो सैड फीलिंग कर रहे हैं और फिर आपको रोना भी आ रहा है। बाज़ दफ़ा हम रोते भी हैं और ऐसा हुआ भी है। और जैसा हुक्म आपका नवीद, जज़ाकल्लाह। ठीक है बेटा, जैसे अभी हम देखते हैं कि जैसे भी अरेंजमेंट होती है तो हम कर लेंगे वाइंड अप, नो प्रॉब्लम। आप लोगों की नमाज ना जाए, नमाज की इंपॉर्टेंस है बेटा। और जो है वो नमाज पहले और सब चीज़ें बाद में है, तो हम नमाज के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह भी हम देखते हैं जैसे हमारी क्लास को हमें ऐसा लगता है तो मैं उस हिसाब से वाइंड अप कर दूँगी। लास्ट क्लास में हमारी प्रैक्टिस रही है, पिछले 5 क्लासेस में हमने 4 क्लासेस में यही रखा है कि मैं 1:45 तक ही फारिग कर रही थी। अगर कोई और इशू है तो अभी आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, तो हम थोड़ा जल्दी फारिग कर लेंगे। लेकिन ये कि फिर जो है वो टाइमिंग यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं तो हमें जो है ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो थोड़ा सा जो आप लोग भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और जो है वो हम एक म्यूचुअल टाइम निकाल लेते हैं और फिर उस पर जो हम क्लास जो है वाइंड अप कर दें। ठीक है। एंग्री एंड लैश, क्या इंसान जब गुस्से में होता है तो मारता है? हाँ जी सलाल, गुस्सा आता है तो मारते हो या फिर मार खाते हो? नवीद, क्या करते हो गुस्से में?
तो हम एंग्री और लैश जब होते हैं तो देखिए अभी आप रोड की भी सूरत हाल देखेंगे, अभी रमज़ान में सब जो है वो गुस्सा करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, मार धाड़ शुरू हो जाती है। अच्छा, गुस्से में भी रोना आ जाता है, चलो ये भी बड़ी अच्छी बात है भाई। ये कौन है भाई जो गुस्से में रोता है? गुड सलार, अच्छे बच्चे हो तुम, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सलार जो है वो माफ़ कर देते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और जो है वो गुस्सा जो है वो नवीद अच्छा, बहुत सारे लोग वाकई गुस्से में भी रोने पड़ जाते हैं। जी मैम हुकुम। बेटा ये चीज़ है तो हराम, गुस्सा जाहिर सी बात है एक गलत चीज़ है, लेकिन ये बिहेवियर है ना। बेशक, ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो है गुस्सा तो गलत है। देखिए चीज़ें सभी गलत है ना, उदास भी नहीं होना चाहिए। आप उदास कब होते हैं? जब आप नाउम्मीद हो रहे होते हैं, तो आप उदास भी ना हो, शुक्र अदा करें ना आप। तो फिर जब शुक्र अदा हम कर लेते हैं तो हम हम रिलैक्स जॉयफुल फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो होनी कंट्रोल करनी चाहिए। नाराज़गी हो, गुस्सा हो, तो ये कंट्रोल ही नहीं होता, तो ये एक फीलिंग्स हैं। तो इसको आपने कैसे कंट्रोल करना है ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो बिल्कुल किसी की फीलिंग्स होती हैं वो जो गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, कोई नहीं कर पाता। बेशक बेशक। तो ये सारे कॉल हमें, ये सारी हिम्मत मिलती है हदीसों से, हदीस शरीफ से, कुरान पाक से। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हिदायत के रास्ते तो खोले हैं बेटा, लेकिन असल मकसद ये है कि हमारा बिहेवियर है एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जैसे भी आप रास्ते में चल रहे हो, ठीक है ना, गाड़ी से गाड़ी टकरा जाती है, एकदम गुस्से में आ जाते हैं हम, बदतमीजी कर लेते हैं, इवन मार धाड़ भी शुरू हो जाती है। तो यानी कि ये कॉमन सेंस कह रहा है कि भाई ये जो है वो नाराज़ हुआ तो उसने मारा, खुशी में तो कोई नहीं मारता ना। तो ये कॉमन सेंस बता रहा है कि भाई नाराज़गी की वजह से लड़ाइयाँ हुई हैं। जब खानदानों में नाराज़गियाँ होती हैं तो लड़ाइयाँ होती हैं, दो भाइयों में नाराज़गी होती है तो लड़ाई हो जाती है, ठीक है ना, दो बहनों में नाराज़गी तो लड़ाई होती है, दो फ्रेंड्स में नाराज़गी हो तो लड़ाई हो जाती है। तो ये नाराज़गी की वजूहात, यानी कॉमन सेंस क्या कह रहा है, हम उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं ना। तो कॉमन सेंस तो यही कह रहा है। गुड। अच्छा जी, अब ये तो हमें समझ में आ गया जी, नाराज़गी यानी कि हम कॉमन सेंस को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई लड़ाई की वजह से, गुस्से की वजह से लड़ाई होती है, नाराज़गी की वजह से लड़ाई होती है, खुशी की वजह से लड़ाई नहीं होती है। ठीक है ना? आप जब उदास हैं तो ही रोना आता है। अब उदासी की वजूहत बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं आफ्रेड की। आफ्रेड और ट्रेम्बलिंग यानी कि काँपना। ऐसा होता है, डर से आप खौफ से काँप रहे होते हैं। मैंने अगर अभी कोई प्रेज़ेंटेशन का टाइम दे दिया, अचानक मैंने आपको जो है वो प्रेज़ेंटेशन के लिए खड़ा कर दिया। अब कुछ लोग होते हैं जो प्रेज़ेंटेशन नहीं दे पाते, तो खौफ से डर से काँप रहे होते हैं। ऐसा ही है। और कोई टीचर इतने गुस्से वाले होते हैं कि उनसे डर लगता है, और फौरन बंदा जो है बोलते-बोलते काँपने लग जाता है। बाज़ दफ़ा हमारे फैमिली में ऐसे पर्सन्स होते हैं, चाहे वो हमारे वालिद हों या वालिदा हों, तो वो इतने गुस्से वाले होते हैं कि उनके डर से हम काँप रहे होते हैं कि अब हम उनको क्या जवाब देंगे, या कोई गलती नहीं भी होती है, तो भी हम डर रहे होते हैं। बिल्कुल। अंधेरे में डर लगता है तो काँपने लग जाते हैं, कोई डरावनी फ़िल्म देख के डर से काँपने लग जाते हैं। इसके अलावा अकेले में कहीं जा रहे होते हैं तो डर से काँप रहे होते हैं। बिल्कुल आप जो है ना खौफ़ज़दा हो जाते हैं। बाद जब रास्ता भूल जाते हैं तो आप जो है खौफ से काँपने लग जाते हैं कि अब हाथ पैर ठंडे हो गए हैं, फूल गए हैं, और अब हम क्या करेंगे? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें काँपने में मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही है?
और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं खौफ की और कांपने की? तो ये सारी वजूहात जो हैं, रास्ता भूल जाते हैं तो हम जो है खौफ से कांपने लग जाते हैं कि अब हम कैसे घर पहुंचेंगे। तो उससे उसकी भी यानी कि रीजंस आपके पास बहुत सारे हैं, और आप उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं ये आप पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। बिल्कुल, जानवर को देख के आप खौफ से कांपने लगते हैं, कुत्ते को देख के खौफ से कांपने लग रहे हैं, सांप को देख के, ये शेर को देख के। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे सामने मौजूद होती हैं और हम इसको देख रहे होते हैं। तो ये कंडीशन जो है वो हमारे सामने आती रहती है। तो ये आफ्टर की कंडीशन है। ठीक है जी, अब जरा हम आगे एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं कि हमें एक्सप्लेनेशन क्या बता रही है। ये कौन है जो ये काटा पीटी कर रहा है भाई? अच्छा जी, अब जरा हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं कि एक्सप्लेनेशन हमें क्या बता रहा है। दिस आइडिया विच came to known as James and Lang stories that people experience emotion because they perceive their body's साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इवेंट्स। यानी कि हमारी जो बॉडी है, हमारे इमोशन को जो है वो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स करती है एक्सटर्नल इवेंट्स के ऊपर। यानी कि जो भी बाहर से कोई भी इवेंट हो रहा होता है उसको हम अकॉर्डिंगली अपने साइकोलॉजिकल उस पर जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल फील सैड बिकॉज दे क्राई, क्योंकि वो रोते हैं, क्योंकि वो अगर फील सैड करते हैं, उदास होते हैं तो वो रोते हैं। एंड लाइक वाइज दैट दे फील हैप्पी बिकॉज दे स्माइल। अब अच्छा, अब मैं ये कहती हूँ कि जी सलार जो है वो हंसता मुस्कुराता हुआ दिख रहा है तो उसका मतलब है बहुत खुश है। इट डजंट मीन कि वो बाय हार्ट बहुत उदास है, लेकिन अपने आप को दुनिया के सामने शो कर रहा है कि बहुत खुश है। तो ये चीज भी ये चीज साइकोलॉजिकली हम नहीं कह रहे, लेकिन हम इंटरप्रेट यही करते हैं कि जी इवेंट हमें ये बता रहा है, यानी कि एक्सपीरियंस हमें, एक्सपोजर हमें ये बता रहा है कि वो खुश है। इट डजंट मीन कि वो खुश है या नहीं है। ठीक है ना? तो अब डेफिनेशन हमें क्या कह रही है कि एन इमोशनल इवेंट्स अकर आर रिस्पॉन्स इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक ये होता है कि डायरेक्ट आपके नर्वस सिस्टम में जो है वो डिलीवर हो रहा है। तो दिस रिस्पॉन्स जो है वो डिटेक्ट करता है आपका सेंट्रल नर्वस, यानी कि जहाँ से आपका शऊर जाग रहा होता है, तो वो प्रोड्यूस कर रहा होता है आपके इमोशनल एक्सपीरियंस को। अब जरा इसकी एग्जाम्पल भी देख लें, सब जो है वो इसकी एग्जाम्पल को भी जो है कंसिडर कर लें। तो ये कॉग्निटिव अप्रेजल क्या होती है, कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो मैं अभी आपको बाद में पढ़ाऊंगी, और ये हमने उसमें लर्निंग में भी पढ़ी थी कि कॉग्निटिव क्या होती है, एक्शन का रिएक्शन। यानी कि मैं अगर अच्छा रिस्पॉन्स दे रही हूँ तो मुझे सलाह का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। अगर मैं बुरा रिस्पॉन्स दे रही हूँ तो मुझे जो है वो सलाह का रिस्पॉन्स बुरा मिलेगा। ठीक है ना? तो एक्शन का रिएक्शन, या फिर मुझे ये पता है कि उसका बिहेवियर क्या है। अब सलाह हमेशा लेट ही आता है, अचानक अगर वो आ गया जल्दी तो ये एक कॉग्निटिव रिस्पॉन्स हो गया। वो जल्दी आने की वजह क्या हो सकती है, या सलाह हमेशा ऑन टाइम होता है तो आपका देर से आना, अगर किसी ने वो देर से आधे क्लास ना ले तो उसकी क्या वजह होगी।
तो ये सारी चीजें जो है वो हमें कॉग्निटिव अप्रेजल जो है वो सिचुएशन के लिए बताते हैं। दिस कॉल्स फॉर फेयर, यानी खौफ के लिए आपका जो है कॉग्निटिव अप्रेजल सिचुएशन आ गया। तो परसेप्शन क्या हुआ, आपका ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स, जो आपको दो एरो नजर आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है आपका। सेंट्रल माइंड क्या कह रहा है कि आपकी हार्ट बीटिंग हो रही है, ठीक है, और आप फेयर फील कर रहे हैं। तो इंटेंस आप जो है वो आपका दिल डर रहा है और आपकी ब्रीथिंग हो रही है, आप हाई ब्रीथिंग पे जा रहे हैं, फास्ट ब्रीथिंग में जा रहे हैं, और सामने आपका जो है वो डर जो है वो शो हो रहा है। इंटरनली आपका फिजिकल रिस्पॉन्स क्या आ रहा है कि दिल धड़क रहा है, ठीक है ना, खौफ के मारे। और आपका जो एक्सटर्नल जो फेस के एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, खौफ इंटेंस, यानी कि आपके चेहरे से खौफ अंदर की तरफ उतर रहा है, ठीक है ना। और सामने आपके सिचुएशन क्या है, फियर ऑफ खौफ की जो है सिचुएशन है, और वो आपके पास सामने एग्जांपल जो है वो स्नैक के तौर पे मौजूद है। ऐसा कोई खौफ जो आपके सामने कभी आया हो? अब यहाँ पर जेम्स लैंग ने ये कहा है कि जब पहले आप अपना फिजियोलॉजिकल जो है उसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर आपका जो सिस्टम है ना वो जो है इमोशन को वो करता है। यानी कि इवेंट, सांप आ गया, अराइज हुआ डर, तो आपने उसको इंटरप्रेट किया, अपने आप अपने चेहरे से एकदम डर जाहिर किया, अब इमोशन के अंदर ही डर आ गया, यानी कि अब दिल के अंदर या दिमाग के अंदर वो डर चला गया, और वो दिल और दिमाग यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप डर रहे हैं और आपकी हार्ट बीटिंग तेज हो गई खौफ की वजह से। तो ये बात समझ में आ गई कि इवेंट अराइज हुआ, आपने उसको इंटरप्रेट किया खौफ, और इमोशन रिप्रेजेंट हो गया खौफ। पहले आप खुद फिजिकली इसको खौफ को इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो आप जो है वो इंटेंस हो रहे हैं। तो यही चीज आपको क्या बता रही है कि ओनली आफ्टर आर इंटरप्रिटेशन आपका जो अराइज होता है वो आपका एक्सपीरियंस इमोशन बन जाता है, कि आप इसको नोटिस नहीं लेते बाय थॉट्स, आपका एक्सपीरियंस जो होता है वो आपका इमोशन जो है वो इवेंट के बेस पे बन जाता है। अब आपको हर बार याद रहेगा, अब जैसे मैं जब मेरे साथ ये इवेंट हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, अब मेरे एक्सीडेंट की वजह से जो है वो मुझे अब डर खौफ बैठ गया कि मैं बड़ी जो है एहतियात से गाड़ी में बैठती हूँ, या बैठूं, या मैं बैठूंगी नहीं, या मैं कभी जाऊंगी नहीं, तो क्या करना चाहिए मुझे, क्या मैं छोड़ दूं, तो वो डर मेरे अंदर बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो अब जरा सा भी अगर ऐसा होता है कि अब मैं सोच भी रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है अगर गाड़ी में बैठ गई तो मुझे मेरा एक्सीडेंट फिर दोबारा हो जाएगा। तो ये चीज जो होती है वो इवेंट आपका याद रहता है और आपको वो बार बार ब्लिंक कर रहा होता है, ठीक है ना। अब जेम्स लैंग थ्योरी ने और मजे इसको एग्जाम्पल के तौर पर डिफाइन किया कि यू आर वॉकिंग डाउन अ डार्क वैली लेट एट नाइट, you hear footsteps behind you and you begin to tremble। सिर्फ आपसे कदमों की आवाज सुन रहे हैं किसी की, और आप कांप रहे हैं। योर हार्ट इट बीट्स फास्टर एंड योर ब्रीथिंग डीपन्स, यानी कि और तेज हो रही है। तो आपने क्या नोटिस किया, पहले तो आपने फिजियोलॉजिकली चेंजेस को इंटरप्रेट किया, देन आपकी बॉडी प्रिपेयर हुई उस फेयरफुल सिचुएशन के लिए, फिर आपके सामने वो एक्सपीरियंस बनकर आ गया खौफ का। यानी कि किसी के खौफनाक आवाजों से आपका दिल फिजिकली आपकी ब्रीथिंग होनी शुरू हो गई, दिल डरना शुरू हो गया। तो वो ये कह रहे हैं कि आपका एक तो जेम्स लैंग जो है वो ये कह रहे हैं कि एक तो कॉमन सेंस है कि हाँ भाई ज्यादा अंधेरे में जाएगा तो डरेगा, ठीक है ना। जब मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो टीचर गुस्से होंगी, पेरेंट्स गुस्से होंगे। तो ये चीज तो यानी कि कॉमन सेंस कह रहा है कि भाई इसकी वजह से ये गलती हो रही है। सांप आएगा तो डरेगा इंसान, अगर कोई आवाज सुनेगा तो डरेगा वो। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें क्या एक्सप्लेन कर रही है कि एक रिएक्शन की वजह से दूसरा रिएक्शन हो रहा है, और वो पहले आपके कॉमन सेंस से जो है वो रिएक्शन सामने आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है वो आपको इम्पोर्टेंट होती है कि आप कैसे जो है इसको वो कर रहे हैं। अच्छा जी, वही दोबारा ये अगर 10 मिनट के बाद जूम जो है वो ऑफ होता है तो दोबारा आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास टाइम है, ठीक है। 10 मिनट के बाद जूम ऑफ हो जाएगा, फिर दोबारा आप जो है रिज्वाइन करेंगे। ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हुआ ऐसा क्या, ये पहले हार्ट बीटिंग हुई, और फिर उसके बाद जाहिर बात है मैं जब मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, तो जब हम जाते वक्त हम जब ऑटो में थे, तो उस वक्त जो है ना ऑलरेडी रास्ता बहुत खराब था, तो जब भी मुझे एकदम डर लग रहा था कि मैं अभी गिरूंगी और अभी गिरूंगी, अभी रक्षा पलट जाएगा। लेकिन इतने खतरनाक रोड पे, यानी कि हमारे रोडों की रोड्स की जो सूरत हाल है वो बड़ी खतरनाक सी है। जो बन रहे थे रोड जो है वो नाजमाबाद के साइड पे, तो वहां मुझे ये लग रहा था कि अब रक्षा गिरा, अब रक्षा पलटा, अब कुछ हो जाएगा। तो वो डर था, तो हार्ट बीट तेज हो रही थी। तो मेरी सिस्टर मेरे साथ बैठी हुई थी, तो वो मुझे मेरा दिमाग इधर उधर लगा रही थी, हाँ ये बात कर ली, वो कभी उस तरफ मेरे दिमाग को, लेकिन मेरे दिल में वो डर बैठा होता। तो माइंड में ये था कि अब जो है वो डर ये है कि मैं अभी भी एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा, वो पूरा रास्ता तो क्लियर हो गया, हम अपनी डिजायर्ड डेस्टिनी में पहुंच गए। अब वापसी पे हम जब मेन रोड पर आए, तो मेन रोड जो है वो बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल साफ क्लियर रोड था, उसमें कोई शक व शुबा भी नहीं था कि जो है वो डर के एक्सीडेंट होगा।
लेकिन जब वो हम बिल्कुल क्लियर रोड पे गए, हमारा रक्षा थोड़ी देर के लिए रुका, पीछे से पता नहीं क्या गाड़ी थी या बाइक थी या बहुत तेजी से कोई चीज आई है, और जो हमारा रक्षा बिल्कुल ही एकदम ऊपर की तरफ एकदम हुआ और बिल्कुल गिर गया। बस कुछ समझ में नहीं आया कि बिल्कुल अंधेरा हो गया। तो बताने का मकसद ये है कि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं, तो बॉडी भी आपको रिस्पॉन्ड कर रही होती है। व्हेन यू डोंट फील अफ्रेड, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो जेम्स बता रहा है, एक तो अपनी कॉमन सेंस को बता रहा है कि जी इसकी वजह से अगर वो सैड होता है तो रोता है, ठीक है ना, डर है तो फील कर रहा है, तो पहले वो फिजिकली फील करता है, तब वो अपने जो है नर्वस सिस्टम को जो है वो डिपेंड करता है, फिर नर्व सिस्टम्स को इंटरप्रेट करके उसको इनहेल करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? और कोई इसमें अपना एडअप करना चाहे, कोई इसमें कोई चीज करना चाहे, मैंने तो अपना एक्सपीरियंस जो है वो ये खतरनाक वाला एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर लिया है। एनीवन को हु कैन एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कभी सामने हुआ हो? जैसे अब ये देखिए आप, साइट ऑफ ऑन कमिंग कार, सही है, परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस, यानी कि अभी कार आ रही है, तो जेम्स लेंस थ्योरी क्या कह रही है कि अभी कार आ रही है, अभी आई नहीं है। जैसे मुझे ये था कि जी जो है वो खतरनाक रोड है लेकिन एक्सीडेंट हुआ नहीं, समझ में आ गई? तो ये जेम्स लेंस थ्योरी क्या कह रही है, अब पाउंडिंग हर्ट, यानी कि अब दिल घबरा रहा है, दिल डर रहा है, डूब रहा है, ठीक है ना, तो अराउजल आ गया, यानी कि अराइज होना शुरू हो गया अब डर। तो ऐसे मुझे भी डर हो रहा था कि अब गाड़ी गिरी, अब गाड़ी पलटी, क्योंकि रोड ऐसा है, ठीक है ना। अब चाहे नहीं भी होगा तो वो फील होने लग जाता है कि जी अब फियर खौफ सामने आ गया। अब वो फियर खौफ सामने आने से उसकी गाड़ी छूट सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी को इधर उधर घुमा सकता है, या तो वो अपने डर को कंट्रोल करेगा, या ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेगा। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने हो तो आप लोग क्या करेंगे? चीखेंगे, चिल्लाएंगे, गाड़ी मूव करेंगे, या छोड़ देंगे गाड़ी को अल्लाह के सहारे पे, और जो है वो बस अब जो हो गया सो हो गया? क्या कहेंगे इस बारे में? सो तो नहीं गए सारे के सारे? नहीं मैम, सुन रहे हैं। अच्छा भाई, गाड़ी मूव करोगे, डरोगे नहीं? वैसे कॉन्शियस डिस्ट्रैक्ट होता है, हार्ट बीटिंग हो गई, यानी कि अब ये बताने का मकसद ये है कि आपका दिल वैसे डरेगा तो सही ना, कि अब गाड़ी जो है सामने से आ रही है, तो लाजमी बात है कि दिल में खौफ आ गया। तो वो बताने का जो जेम्स जो कह रहा है, वो ये कह रहा है, जेम्स एंड लेंस जो है वो ये कह रहे हैं कि यानी कि खौफ जो पहले आप फिजिकली महसूस करते हैं, फिर आप वो इंटरप्रेट करते हैं, तो वो माइंड तक यानी कि आपके नर्व सिस्टम तक जाता है, फिर वो फिर वो आपकी इमोशंस में और जो है वो खौफ बनकर सामने आ जाता है। तो पहले जो हार्ट बीट तेज होती है वो पहले डिस्प्ले नहीं कर रही होती, लेकिन जो हार्ट बीट इंटरप्रेट कर रही होती है वो नर्व सिस्टम उसको फिर खौफ के नाम पे जो इंटरप्रेट कर रहा होता है। अब समझ में आ गई जी? तो अब क्रिटिज्म क्या है जी? मेरा नजरिया, सलार का नजरिया, नवीद का नजरिया, वकास का नजरिया, नेहा का नजरिया, सबके नजरिए अलग अलग। हर कोई एक बात से सहमत नहीं करेगा, हर कोई एक बात हर एक से एग्री नहीं होगा। सलार कहेगा कि जी मैं कार कंट्रोल कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कंट्रोल है अपने नर्व सिस्टम पर, ठीक है। वकास भी कहेंगे कि जी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ गाड़ी को। जी मैं कहूंगी कि मैं तो एकदम ना हौली हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, तो मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं तो बस गाड़ी छोड़ दूंगी अल्लाह के सहारे पे, जहाँ बचती बचे, ना बचे ना बचे। ऐसा होता है ना बाज़ दफा, लेकिन हो सकता है उस वक्त मैं इतनी स्ट्रांग हो जाऊं, या अल्लाह की मदद में बिल्कुल हर वक्त साथ होती है, लेकिन उस वक्त जब बचाना मंजूर हो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, तो वो वाली बात आ जाती है। तो हाँ बिल्कुल, ये बात है, सीरियस पेशेंट्स तो खैर मुझे भी नहीं देखे जाते। दरअसल इस वजह से नहीं, मुझसे तो किसी बंदे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है, तो मुझे उससे भी बड़ा जो है वो मेरे साथ होता है। बेशक बेटा, वो कहते हैं ना कि जब खुदा कहते हैं ना, दिलों को अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह है व तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को सुकून मिलता है खुदा को याद करने से, तो अल्लाह को याद करें, बिल्कुल अल्लाह का जिक्र से बिल्कुल जो है वो सुकून मिलता है। और नो डाउट के जो है वो सारी मुश्किल आसान हो जाती है। वही तो मैंने कहा ना कि मतलब हम यहाँ पर बिल्कुल सिचुएशंस को भी डील कर रहे हैं,
हमारा तो बिलीव ही यही है, हमारा मजहब ही माशाल्लाह इतना खूबसूरत है कि हमें हर चीज़ की आसानी हमें बता दी है। हम जब कोई भी गाड़ी चलाते हैं, हमारी सवारी की दुआ है कि हम जब सवारी की दुआ पढ़ते हैं तो हम उसमें अपने हिफाजत में आ जाते हैं। और दूसरा ये है कि जब भी हम बाहर निकलते हैं तो हमारे लिए घर से बाहर निकलने की भी दुआ है, ताकि हम शैतानियाँ और दूसरे वसवसों से बचते हैं। हम जब घर में दाखिल होते हैं तो उसके लिए हमारे लिए दुआ है। मतलब हमारे लिए हर बात के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला ने दुआ पढ़ के सो तो आप अल्लाह के ज़मान में आते हो, शैतान से दूर हो जाते हो। यानी सोने जागने से लेकर हर चीज़ हमारे लिए अल्लाह के ज़िक्र के साथ ही जुड़ी है। तो अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ की इबादत का जो है वो चीज़ें दी हुई हैं। तो माशाल्लाह हम तो ब्लेसिंग है कि हमारे लिए रहमत ही रहमत हर जगह पर है। तो अगर हम अपना अल्लाह ताला ने हमारी जान को बचाने के लिए सदका खैरात की तजवीज़ दी ताकि हमारी जानों की हिफाजत हो सके, लेकिन हमसे वो लोग जो अपनी जान को बचाने के लिए भूख के से बचाने के लिए कुछ खा नहीं पाते, तो वो हमारे सदके खैरात से उनकी मदद हो रही होती है। तो ये तो सोचेंगे अल्लाह ताला ने कहाँ से कहाँ चेन बनाई है। तो हम ये तो ज़ाहिर बात है, ये तो हम जो नॉलेज ऑफ थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, व्हिच इज़ द बेसिक ऑफ थ्योरी ऑफ दैट, कि हम सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए पढ़ रहे हैं। बट हमारा जो मजहब से कंसल्टेंसी है और जो मजहब से हमारा कंसर्न है, उससे ब्यूटीफुल, उससे खूबसूरत मजहब हमारा कहीं भी किसी ने नहीं मिलता। शर्म हया, अदाब, इखलाक, अल्लाह ने हमारे रोजगार में हमारी इबादत रख दी। आप लोग ये जो इल्म हासिल कर रहे हैं उसको आपके लिए इबादत बना दिया। जो आपको इल्म मिल रहा है, जो आप इल्म हासिल कर रहे हैं, वो फलाह का इल्म हासिल करें, तो वो आपके लिए रास्ता अल्लाह ने बना दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या हम तो बड़े लकी हैं कि हमें अल्लाह ताला ने, और सबसे बड़ी बात ये कि हम जिस अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, उससे बड़ी और क्या ब्लेसिंग होगी कि जिनकी बस शिफात ही मिल गई है हमारे लिए। नाम हम उस उम्मती में शामिल हैं, उनकी उम्मती में शामिल हैं, तो और हमारे लिए और उससे बढ़ के क्या रहमत होगी और क्या सुकून का बायस होगा। ठीक है। तो अब ये इनको जो है वो क्रिटिज्म भी मिला, जेम्स को जो है वो क्रिटिज्म भी मिला कि साइंटिस्ट जो है वो ये फाउंड कर रहे थे कि सारी जो है वो थ्योरीज जो है वो ट्रू नहीं है। उन्हें ये क्रिटिसाइज मिला वॉल्टर से, वॉल्टर कैनन थे, फिलिप बर्ड थे, हु थ्योराइज दैट साइकोलॉजिकल चेंजेस आर कॉज्ड बाय इमोशंस। यानी बस उन्होंने ये कह दिया कि भाई इमोशन चेंज होता है तो साइकोलॉजिकल चेंज आ जाता है, वो सिचुएशन पे नहीं डिपेंड कर रहा है। जबकि जेम्स कहते हैं कि जी इवेंट्स है तो आपका इमोशन चेंज हो रहा है। ठीक है ना। तो ये विच इज देखें, उन्होंने भी ये बात की कि विच इज एसेंशियली अपोजिट टू जेम्स चेंज थ्योरी नॉन एज कैनन बेड थ्योरी ऑफ इमोशन। कैनन emphasized that viscera can be separated from central nervous, यानी कि विस्केरा एक पार्ट ऑफ द माइंड है, सिस्टम है, वो जो है वो बिल्कुल चेंज है हमारे इमोशन नर्वस सिस्टम से ना। तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, एम्फसाइज नहीं है, एम्फसाइज है। ठीक है ना। तो वो सेपरेट कर देता है उसको। तो theory faced some controversy more recently by scientists such as Lisa Feldman Barrett and James Gross. Barrett says testing theory which electrical stimulation there is not one-to-one response between behavior and category. तो वो कहते हैं कि जी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नहीं है, आप उनको थ्योरी को वो है चेंज करें और रिस्पॉन्स दें कि बिटवीन बिहेवियर जो है वो क्या चेंज आ रहा है या कैटेगरीज में क्या चेंज आ रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप इसको किस तरह से जो है वो डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये क्रिटिज्म तो देखो हर चीज़ का आएगा। मेरी हर बात से आप एग्री करें ज़रूरी नहीं है, मैं वकास की बात से हर बार एग्री करूँ ये ज़रूरी